नमस्कार। कल मैंने यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस आपको बताया था, समझाया था कि हमें कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है और किस यूनिट पर कितना हमें मेहनत करना है, किस यूनिट को हमें सतही ज्ञान के साथ छोड़ देना है तथा किस यूनिट पर हमें डीप नॉलेज करना है। तो मैंने सब कुछ बताया था। आज हम सिलेबस से अलग बात करेंगे, यूजीसी नेट के ही पे ही बात करेंगे सोशियोलॉजी में। और ये मेरा सामान्य परिचय है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। और इसके साथ आज हम जो पढ़ेंगे वो अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे। अगस्त कॉम्टे जो है, अगस्त कॉम्ट वो समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। और अगस्त कॉम्ट को प्रारंभ करने के लिए उसका मेरा मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि चूंकि हमारा सिलेबस स्टार्ट दुर्खीम से होता है, लेकिन जहां से समाजशास्त्र का प्रारंभ होता है वो अगस्त कॉम्टे ही। हम यहाँ पर इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम केवल यहाँ पर अगस्त कॉम्टे के विचार पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अगस्त कॉम्टे का जो जन्म है वो 1798 तथा मृत्यु 1857 में हुई थी। अगस्त कॉम्टे फ्रांस के रहने वाले हैं और 19 जनवरी 1978 को इनका जन्म हुआ फ्रांस के मॉन्टीपेरियर नामक स्थान पर। ठीक है। अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रोकोइज जेवियर कॉन्ट था। अगस्त कॉम्टे के एक मित्र भी थे, गुरु भी थे, सेंट साइमन। तो सेंट साइमन के साथ मिलकर अगस्त कॉम्ट ने 1822 में एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि समाज के पुनर्संगठन की बात कौन करता है। यूजीसी नेट पीजीटी में कई बार आ चुका है कि रीऑर्गेनाइजेशन की बात कौन करता है, तो हमें वहां पर लगाना है अगस्त कॉम्ट। तो अगस्त कॉम्टे कहते हैं, अगस्त कॉम्ट कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए करते हैं कि इनके समय का जो यूरोप था उस यूरोप में नए परिवर्तन हो रहे थे, नए सामाजिक परिवर्तन हो रहे और समाज एक अस्त व्यस्त अवस्था में थी। तो इन्हें लगा कि इस समाज का हमें एक व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए और व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक नए विषय को समाज में आना चाहिए। तो इन्होंने एक समाजशास्त्र विषय की रचना की और कहा कि यह विषय ऐसा होगा जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे। इसी क्रम में समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स नामक एक नए विषय का जन्म, मतलब नए विषय को ही समाज के सामने लेके आए। सोशल फिजिक्स सब उस समय विज्ञान का इतना समाज में वैधता थी, समाज में इतनी उसकी एक्सेप्टेंस थी, स्वीकारता थी कि लोग हर सब्जेक्ट के पीछे विज्ञान लगाना चाहते थे कि ताकि उससे समाज में उसकी स्वीकारता बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि एडोल्फ क्वेटलैंड ने कॉम्ट से पहले ही सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर लिया था और उन्होंने एक पेपर उनका पब्लिश हुआ एमएससी इन सोशल फिजिक्स। क्योंकि अब क्वेटलैंड ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया, तो अगस्त कॉम्टे ने कहा कि अब चलो इस शब्द का प्रयोग हो गया तो हम एक नया शब्द देते हैं, और उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र नामक नए शब्द की रचना की। समाजशास्त्र चूंकि लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सोशियस प्लस लोगस, जिसका अर्थ होता है समाज प्लस शास्त्र, यानी समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान। क्योंकि जीएस मिल का यहाँ पे कोटेशन हमेशा जुड़ता है जब भी इसकी बात आती है कि जीएस मिल इसको कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है दो भाषाओं की अवैध संतान है। इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ डाला। 1838 में समाजशास्त्र नामक नए शब्द की रचना अगस्त कॉम्टे ने की। अगस्त कॉम्टे की हम यहाँ कुछ किताबों की बात कर लेते हैं, उनकी कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, त्रिस्तरीय सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ थ्री स्टेज की बात करते हैं, हायरार्की ऑफ साइंस की बात करते हैं, विज्ञानों का संस्करण की बात करते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक की बात करते हैं। यानी ये इनकी सारी कॉन्सेप्ट है अगस्त कॉम्टे की। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्टे के अनुसार, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता फादर ही अगस्त कॉम्टे, द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्टे। त्रिस्तरीय सिद्धांत, यानी जो धर्म का जो विकास हुआ, धर्म के विकास के त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्त कॉम्टे ने दिए। मैं आगे बताऊंगा इसमें
हायरार्की ऑफ साइंस, उन्होंने जो विज्ञानों का स्तरीकरण बताया। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल गति, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक गति और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र की अगर अगस्त कॉम्टे के अनुसार परिभाषा देखें तो कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक। खैर, उनकी दूसरी पुस्तक है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी में वो बताते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का धर्म की बात करते हैं पॉजिटिव 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 पॉलिटी में। केसेस ऑफ पॉजिटिविज्म, इसमें वो प्रजातंत्र की बात करते हैं। और एक बुक और आती है इनके साथ, एजुकेशन एंड सोसाइटी, हालांकि वो मरण उपरांत इनके प्रकाशित हुई। अब किसी भी जो सिद्धांतकार होता है जो समाज के बारे में कुछ कहता है या समाजशास्त्र के बारे में कुछ कहता है, तो उनके विचारों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो वो समाजशास्त्र को किस व्यू से देखते हैं, दूसरा वो समाज के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विषय है, तो वो विषय के बारे में कोई थिंकर्स की क्या मतलब दृष्टिकोण है, वो विषय को किस आधार पर देखता है और उस विषय में वो किस मेथोडोलॉजी का प्रयोग कर समाज का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर समाज शास्त्र के बारे में दुर्खिम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं, अगर अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जो सामाजिक घटनाओं का, कौन कहते हैं, समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र है ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, यानी अमूर्त विज्ञान है। इसके साथ ही आगे वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो थ्योरीज बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, समाजशास्त्र में बनती हैं। अगस्त कॉम्टे आगे कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। कॉम्ट का कहना है कि जब तक समाज में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, यानी समाज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, समाज में कोई सिस्टम नहीं होगा, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। यानी उसको प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यक है कि उसमें स्थिरता हो। अतः ये इनका कहना था। और यही ये समाजशास्त्र के बारे में अगस्त कॉम्टे यही कहते हैं समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, यह अमूर्त सैद्धांतिकरण करता है, यह सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। और अगर हमें किसी भी समाज का अध्ययन करना है, किसी भी कम्युनिटी का अध्ययन करना है, तो पहले वहां पर स्थायित्व का हमें अध्ययन करना चाहिए, यानी वहां की स्थिति सिस्टम का अध्ययन करना चाहिए, तब पश्चात हमें वहां की प्रगति का अध्ययन करना चाहिए। अब पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म के बारे में अगस्त कॉम्टे कहते हैं। तो अगस्त कॉम्टे को पॉजिटिविज्म का जनक कहा जाता है, यानी प्रत्यक्षवाद का इन्हें क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का कॉम्ट एक महत्वपूर्ण प्रयास था। वो चाहते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में आए जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे। अब विज्ञान यहाँ शब्द में बार बार प्रयोग कर रहा हूं, तो विज्ञान का मतलब होता है किसी भी घटना का ऑब्जेक्टिविटी के साथ अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, इंडिविजुअल आपके जो वैल्यूज है उनसे परे होकर कोई भी चीज जैसी है उसको वैसे ही रूप में देख लेना, उसका वैसा ही अध्ययन कर देना जैसा है, वही विज्ञान है, यानी क्रमबद्ध अध्ययन, ऑब्जेक्टिविटी के साथ अध्ययन। तो वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति भी बताई कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन करो जाके, एग्जामिन करो जाके, मूल्यांकन करो, क्लासिफिकेशन करो, देन कंक्लूजन दो। वो कहते हैं अवलोकन करो, परीक्षण करो, मूल्यांकन करो, वर्गीकरण करो, इसके बाद मुझे निष्कर्ष दो या आप निष्कर्ष निकालो। पॉजिटिविज्म का जो आता है कि पॉजिटिविज्म किसका सिद्धांत है, पॉजिटिविज्म के फादर कौन है, तो अगस्त कॉम्टे। और अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म के बारे में कहते हैं कि पॉजिटिविज्म अवलोकन ऑब्जर्वेशन है, एग्जामिन है, री एग्जामिन यानी क्लासिफिकेशन, दैट कंक्लूजन। अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है, अगस्त कॉम्टे आगे कहते हैं यदि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो किसी भी घटना की प्रत्यक्ष अवलोकन पर बल देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मैं कुर्सी पे बैठे बैठे किसी जनजातीय समुदाय के बारे में अध्ययन करूं, नहीं, हमें उस समुदाय में जाकर रहना होगा, वहां की संस्कृति देखनी पड़ेगी, वहां के मूल्य देखने पड़ेंगे, उनके रहने के तरीके देखने पड़ेंगे, वहां पर प्रत्यक्ष अवलोकन करना पड़ेगा। यानी वहां पर पॉजिटिविज्म दृष्टिकोण से आप अध्ययन करेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वह वैज्ञानिक होगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा, उसका री एग्जामिन भी किया जाएगा, क्योंकि हमने वो अध्ययन
ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया, अवलोकन के माध्यम। तो हमें केवल यहाँ पर यही चीज याद रखना है कि अगस्त कॉम्टे जो कह रहे हैं अवलोकन, कुछ शब्द हैं जो परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष। अगर हम इन 5 तथ्यों के आधार पर किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिविज्म कहलाता है। पॉजिटिविज्म के पिता कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म को एक मेथोडोलॉजी के रूप में प्रयोग करते हैं कि यदि हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना है तो हमें पॉजिटिविज्म को अपनाना चाहिए। एक शब्द का प्रयोग और करते हैं अगस्त कॉम्टे, सेरिब्रल हाइजीन। चूंकि हुआ क्या था, यूरोपीय समाज में नए नए मूल आ रहे थे। प्रारंभिक जो ट्रेडिशनल मूल थे उनका स्थान नए मूल ले रहे थे, और इनका अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र विषय आया सोसाइटी में, तो कुछ लोग समाजशास्त्री बनने के लिए भ्रामक पत्र पत्रिकाएं आदि विचार समाज के सामने ला रहे थे। तो यहाँ पे अगस्त कॉम्टे ने कहा कि हमें इन भ्रामक पत्र पत्रिकाओं और विचारों से बचना चाहिए, और जो सही है हमें केवल उसको ही सुनना चाहिए, उसको ही देखना चाहिए और उसको ही बोलना चाहिए। यहाँ पर सेरिब्रल हाइजीन के लिए गांधी जी के 3 बंदरों की बात कि दिमागी शुद्धता आप में जब आएगी, जब आप अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, तभी तो दिमागी शुद्धता आएगी, सेरिब्रल हाइजीन होगी। क्या तो ये सेरिब्रल हाइजीन को आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, केवल क्वेश्चन अगर आ जाए कि सेरिब्रल हाइजीन की बात कौन करते हैं तो अगस्त कॉम्टे। फिर वो यहाँ पर अगला जो उनका थॉट है या उनका जो विचार है, 3 स्टेज थ्योरी, वो 3 स्तरीय सिद्धांत की बात करते हैं। कहते हैं कि मानव का बौद्धिक विकास जो हुआ, मानव के जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ वैसे ही उसके ज्ञान में भी विकास हुआ, और इसको वो कहते हैं लॉ ऑफ प्रोसेस, यानी प्रगति का नियम। प्रगति का नियम क्या है कि आपके जैसे ज्ञान में वृद्धि हो रही है वैसे ही आपका विकास होता जा रहा है। तो ये 3 स्टेज थ्योरी है, या 3 स्टेज थ्योरी में वो अगस्त कॉम्टे बता रहे हैं कि बौद्धिक विकास के साथ साथ आपके ज्ञान में विकास के साथ साथ आपका विकास होता है। अगस्त कॉम्टे कहते हैं आगे कि व्यक्ति का जो विकास हुआ वो 3 स्तरों से हुआ। कितने स्तरों से हुआ? 3 स्तरों से। और वो स्तर कैसे हैं? क्रमिक हैं। पहला स्तर दूसरे स्तर से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ है कि अगस्त कॉम्टे यहाँ पर मानव की प्रगति को बता रहे हैं, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बुद्ध विकास ही है। वो कह रहे हैं पहले से दूसरा जुड़ा है। बुद्ध विकास क्या कहता है, स्पेंसर क्या कहता है बुद्ध विकास में, कि जो पहला हमारा स्टेज है बुद्ध विकास का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी चीज का उद्भव स्वयं से हो जाता है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं होता, और उसका विकास कई अवस्थाओं से होता है। एक अवस्था के बाद दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, और उसकी जो लास्ट की अवस्था होगी वहां तक। एक तो उसका विकास खुद से होता है, और उसका विकास कई अवस्थाओं से होता है, कई स्टेज से होता है। पहली जो अभी की अवस्था है वो पूर्व की अवस्था के गर्भ से निकलती है, यानी आज की जो स्थिति है वो पहले वाली अवस्था से जुड़ी हुई होती है, उसका उद्भव स्वयं नहीं होता है। अगर आप इस उद्विकास की बात की, ये 3 सिद्धांत को अगर याद रखेंगे, 3 लाइन को, यहाँ पर जो बौद्धिक विकास है 3 स्टेज थ्योरी है उसको आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कहते हैं व्यक्ति का जो समाज का सोसाइटी का विकास हुआ वो कैसे हुआ, वो कहते हैं विभिन्न तीन उन्होंने सिद्धांत बताए। पहले कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, व्यक्ति का क्या है, धार्मिक अवस्था है। यहाँ पे धार्मिक अवस्था, और धार्मिक अवस्था को वो कहते हैं कि धार्मिक अवस्था के को 3 अवस्थाएं बताएं। उन्होंने जीव सत्तावाद। धार्मिक अवस्था जो पहले सोसाइटी की पहली स्टेज है धार्मिक अवस्था, वो कहते हैं एक इस स्तर पर प्रत्येक घटना को अलौकिक अधिदैविक आधार पर की जाती है। यहाँ पर अगर कोई घटना है तो उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, अलौकिक, यानी किसी देवी शक्ति और किसी सुपर पावर के कारण वो घटना घटित हो रही है। तो वो इस जो थियोलॉजिकल स्टेज है इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहले कहते हैं कि एथिज्म है, वहां पर जीव सत्तावाद है। जीव सत्तावाद है यानी हर चीज में, हर वस्तु में किसी जीव का यानी किसी सुपर नेचुरल पावर का निवास मानते हैं लोग। ऐसे बिल्कुल इन्हीं प्रारंभिक अवस्था की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो थियोलॉजिकल स्टेज है वो बिल्कुल प्रारंभिक सोसाइटी है। वहां पे वो कह रहे हैं कि हर घटना में हम किसी जीव सत्ता को मानते हैं, किसी
अलौकिक शक्ति को मानते हैं। फिर वो कहते हैं इसके बाद हमारा जो विकास होता है वो होता है बहुदेववाद की तरफ, पॉलीथिज्म की तरफ। यहाँ पर क्या है, सोसाइटी अब कई देवताओं को अलग अलग मानने लगती है। वर्षा का देवता अलग, सूर्य अलग देवता है, कृषि के अलग हैं, ज्ञान के देवता अलग है। तो ये बहुदेववाद है, ये ज्ञान की अवस्था स्टेज है, वो इसी से समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि व्यक्ति ना तो जीव सत्तावाद को मानता है ना बहुदेववाद को मानता है, वो फिर एक देव मोनोथिज्म को मानने लगता है। वो कहता है कि सभी घटनाओं के पीछे एक सुपर पावर है, एक जो सुपर पावर है वही सारी घटनाओं को, उसी के कारण सारी घटनाएं हो रही। तो पहली अवस्था उन्होंने कौन सी बताई, थियोलॉजिकल स्टेज। थ्री स्टेज थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहली अवस्था है हमारी थियोलॉजिकल स्टेज, और थियोलॉजिकल स्टेज 3 भाग में बनती है। जीव सत्तावाद, क्योंकि अगर कोई पूछे कि थियोलॉजिकल स्टेज क्या है, तो जिसमें अलौकिक और अधिक दैविक आधार होता है, ठीक है, जहां पर ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता है, यानी सुपर पावर को ही सब कुछ माना जाता है। फिर इसके भी 3 स्तर है, जीव सत्तावाद है, बहुदेववाद है। कहते हैं इस जो हमारी थियोलॉजिकल स्टेज है, थियोलॉजिकल स्टेज के बाद आता है आपका मेटाफिजिकल स्टेज। जो मेटाफिजिकल स्टेज होता है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व और चर्च अधिकारियों की थोड़ी सी अधिकता हो जाती है और धन का महत्व बढ़ जाता है और कुबेर तंत्र प्लूटोक्रेसी आ जाती है। कहने का मतलब अब यहाँ पर थोड़ी सी जो सुपर पावर वाली जो धर्म वाली जो बातें थी वो थोड़ी कम महत्वपूर्ण हो रही है और धन का महत्व बढ़ने लगता है, कुबेर तंत्र आ जाता है। कुबेर तंत्र, इसको याद करो, प्लूटोक्रेसी आ जाती है, यानी पैसे का महत्व बढ़ने लगता है, राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो भी बढ़ने लगता है। कैसी सोसाइटी आप समझ सक रहे होंगे कि पहले में केवल धर्म महत्व है, यहाँ धर्म के साथ धन महत्व। जो थियोलॉजिकल हमने स्टेज बताई वहां पर केवल धर्म, हर घटना के पीछे धर्म कारण है, फेटिज्म है, पॉलीथिज्म है, मोनोथिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटाफिजिक्स फिजिकल स्टेज है, इसमें धन का भी महत्व है, राजनीतिक प्रभुत्व का महत्व है, इसके साथ साथ धर्म का भी, चर्च अधिकारियों का भी महत्व है। लेकिन तीसरी अवस्था वो बताते हैं कि ये वैज्ञानिक अवस्था होगी, यहाँ पे धर्म और धन की महत्वता से अधिक रेशनलिटी पर बल दिया जाएगा, व्यक्ति तार्किक हो जाएगा, कार्य कारण संबंधों की खोज करेगा। और इस स्टेज को वो कहते हैं ये पॉजिटिविज्म स्टेज है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कोई भी निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालेंगे तो वो अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन और वर्गीकरण, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिन और क्लासिफिकेशन हमारी जो थ्योरी होगी उसके आधार पर हम किसी भी घटना के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और ऐसे समाज, इस समाज को वो डेमोक्रेसी कहते हैं। कहते हैं ऐसे समाज में क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। और यह स्तर वैज्ञानिक स्तर, यानी प्रत्यक्ष बात को अगर कॉन्टेक्ट ऐसे वैज्ञानिक स्तर कहते हैं, यहाँ किसी घटना को वैज्ञानिक ढंग से देखा जाने लगेगा, कार्य कारण संबंधों की खोज की जाने लगेगी। इसके साथ ही ऐसे समाज को वो प्रजातंत्र समाज कहते हैं। अगस्त कॉम्टे आगे कहते हैं कि जरूरी नहीं ऐसे समाज एक निश्चित अवस्था से ही गुजरे, हो सकता है ऐसे समाज एक जो सारी अवस्थाएं वो एक ही समाज में एक समय देखने को मिल जाए। अगस्त कॉम्टे कहते हैं उपयुक्त तीनों अवस्थाएं साथ साथ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, वो साथ साथ भी हो सकती हैं। इनके क्रम में परिवर्तन भी हो सकता है, एक के बाद एक भी आ सकती है और एक साथ में। जैसे भारतीय समाज में देखो तो हम रैशनैलिटी की भी बात करते हैं, हम यहाँ धन और प्रशस्ति की भी बात करते हैं और हम यहाँ देवताओं की भी बात करते हैं। तो भारतीय समाज तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो उनका अगस्त कॉम्टे का जो अगला थ्योरी है, अगला जो थॉट है वो है हायरार्कीज ऑफ साइंस, यानी विज्ञानों का स्तरीकरण या संस्करण। वो कहते हैं कि विज्ञान का जो विकास है, सबसे पहले वो विज्ञान जन्म लेता है जिसका मानव के जीवन से बहुत कम संबंध, यानी जिसमें सिंपलिसिटी अधिक होती है, जिसमें इंडिपेंडेंस कम होता है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। कहते हैं इसी क्रम में सबसे पहले विज्ञान आया, यानी मैथ आई सबसे पहले, और मैथ के बाद क्या आया, खगोल शास्त्र आया, एस्ट्रोनॉमी आई, इसके बाद फिजिक्स आया, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी आई, बायोलॉजी के बाद सोशियोलॉजी आया और सोशियोलॉजी के बाद इथिक्स आएगा। ऐसा अगस्त कॉम्टे बोलते हैं। कहते हैं जो सबसे पहले जो विज्ञान हुआ वो स्पेसिफिक था, वो विशिष्ट था, लेकिन जो सबसे बाद में हुआ वो जनरल है, क्योंकि वो इन सब से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जो सबसे पहले विज्ञान है वो इंडिपेंडेंस है, और जो सबसे बाद का विज्ञान है वो डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, इन सब पर डिपेंड है।
कहते हैं कि अगर हमें विज्ञानों का क्रम देखना है तो उनकी निर्भरता के आधार पर देखो। अगर जो सबसे ज्यादा निर्भर होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें, और जो सबसे कम होगा उसमें सिंपल होगा। तो यही इनकी थ्योरी है, वो हायरार्की ऑफ साइंस की अगस्त कॉम्टे यहाँ पर बताते हैं। और उसके दो नियम बताते हैं, एक तो बढ़ती हुई निर्भरता के क्रम में, कि जैसे जैसे जो सबसे बाद में विज्ञान आएगा उसमें निर्भरता अधिक होगी, वो इन सबसे जुड़ा हुआ होगा। जो सबसे पहले विज्ञान होगा उसमें निर्भरता घटी होगी, वो स्पेसिफिक होगा, वो जनरल नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने बात की कि जनरल है और यहाँ पर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे अगस्त हम इसकी बात करते हैं और कहते हैं इसी क्रम में हम विज्ञानों का स्तरीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले गणित आया, फिर खगोल शास्त्र आई, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, देन नीति शास्त्र। मैंने यही ऊपर वाले चार्ट में बताया, एक चार्ट नीचे और है। सबसे पहले मैथ आया, क्योंकि मैथ बहुत ही स्पेसिफिक था, फिर खगोल शास्त्र आया, एस्ट्रोनॉमी आई, फिर फिजिक्स आया, देन केमिस्ट्री, बायो एंड सोशियोलॉजी। तो ये इनकी हायरार्की ऑफ साइंस था। और इन्होंने जो हायरार्की ऑफ साइंस जो 6 विषयों का उल्लेख किया वो पॉजिटिव फिलॉसफी नामक अपनी बुक में किया। कौन सी बुक थी? पॉजिटिव फिलॉसफी। यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रारंभ में जो विषय उद्भव होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसीलिए वो प्रारंभ में होते हैं, और जो सबसे बाद में होते हैं उनमें प्रासंगिकता अधिक होती है और वो सोसाइटी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो जनरल होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। समाजशास्त्र, इसीलिए समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है। वो कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान जटिल इसलिए है क्योंकि उसका सबसे बाद में विकास हुआ, जो मानवता के सबसे करीब जुड़ा हुआ है। और इन सब तर्कों के आधार पर वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान है, साइंस ऑफ साइंस है। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, क्वीन ऑफ साइंस है। तो ये अगस्त कॉम्टे हायरार्की ऑफ साइंस बताते हैं। अगस्त कॉम्टे बायोलॉजी से प्रभावित थे, क्योंकि देखो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी कितने करीब है। तो वो कहते हैं कि बायोलॉजी का समाजशास्त्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और बायोलॉजी दो ही तरीके से किसी भी अध्ययन करती है अपनी विषय वस्तु का। वो कहते हैं एक तो वो शरीर संरचना देखती है कि शरीर की संरचना कैसी है, हाँ आंख कान हाथ नाक पैर कैसे हैं, और उनका प्रकार क्या है, उनका फंक्शन क्या है। यहाँ मैं प्रकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, फंक्शन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब संरचना होती है तो संरचना के अंग कार्य नहीं करते, संरचना के अंग प्रकार करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रकार शब्द का प्रयोग किया। तो अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में दो ही चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक तो संरचना कैसी है शरीर की, और संरचना के जो अंग है उनका कार्य क्या है। बोन मैरो का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन है, लीवर का कार्य नहीं है, बोन मैरो का कार्य नहीं है, आंख का कार्य नहीं है, आंख का फंक्शन है, वो फंक्शन करती है। तो वो कहते हैं इन्हीं दोनों अवधारणा को हमें समाजशास्त्र में देखना है। समाजशास्त्र की जो स्टैटिक्स है, समाजशास्त्र की जो स्थिति है, वो समाज के अंगों के बारे में बताती है। अब आप कहोगे कि शरीर के अंग तो सर हमें समझ में आते हैं, लेकिन समाज के अंग क्या होगा? तो समाज के अंग का मतलब है समाज में किनसे सिस्टम है, समाज में फैमिली सिस्टम है, समाज में परिवार व्यवस्था है, समाज में जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, राजनीति व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स की व्यवस्था है। समाज में कई प्रकार की व्यवस्था है, समाज में कई प्रकार के अंग हैं, और ये सब अंग मिलकर एक निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं। और जब संरचना का निर्माण करते हैं तो संरचना के जो अंग है, ये जो मैंने बताया आपको, राजनीतिक, आर्थिक, परिवार, नातेदारी, मूल व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सब मिलकर अपने अपने प्रकार करते हैं। जो वो प्रकार करते हैं वही डायनामिक्स है। यानी सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि समाज की संरचना को देखना, और संरचना के जब हम कार्यों को देख लेते हैं तो वो सामाजिक गतिकी कहलाती है। जिस प्रकार जिस प्रकार संरचना का अस्तित्व उसके प्रकार के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार सामाजिक गतिकी के बिना सामाजिक स्थिति का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी सामाजिक अगर स्थिति को देखना चाहते हो तो आपको उसकी सामाजिक गतिकी को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पक्ष के बिना आप दूसरे पक्ष की व्याख्या नहीं कर सकते। अपनी अगली पुस्तक में जो पॉजिटिव पॉलिटी थी उसमें उन्होंने जो पहले वाली लाइन यहाँ पर आ गई है, तो हमें यहाँ पर नहीं देखना है इसको। आगे वो उनका कॉन्सेप्ट आता है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं मानवता के धर्म की बात करना चाहिए। हमें जब पॉजिटिव स्टेज आएगी तो वहां पर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी होगी, मानवता का धर्म होगा। कौन? अपनी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता के धर्म की बात करते हैं, मानवता के धर्म का उल्लेख करते हैं। मानवता का तात्पर्य मानव द्वारा मानव की सहायता से। यहाँ पर मानवता का तात्पर्य क्या है? मानव द्वारा मानव की सहायता से। कौन कहते हैं कि इस धर्म का पुरोहित कोई धार्मिक व्यक्ति, मुल्ला, पंडित का पादरी नहीं होगा, ना हो समाज में
किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होंगे। प्रतिष्ठा प्राप्त मतलब व्यक्ति क्या है कि रेशनल व्यक्ति होंगे, जिसका प्रभाव आम लोगों पर अधिक होगा, अर्थात मानवता के धर्म का पुजारी वैज्ञानिक, डॉक्टर और राजनेता होंगे। हमारी जो आज का समाज है, जो पॉजिटिविस्टिक समाज है, यहाँ पर इनकी स्वीकार्यता कम है। आज यहाँ पे इनकी स्वीकार्यता, डॉक्टर साहब ने जो कह दिया हम वो मान लेते हैं, इन्होंने जो कह दिया हम नहीं मानते, इन्होंने जो कह दिया हम नहीं मानते, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो कह दिया हम वो मान लेते हैं। अब तो बात यहाँ तक है, जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है, वैज्ञानिक इनसे कहते हैं तो ये भी इनकी बात मानते हैं, डॉक्टर इनसे कहते हैं तो ये भी इनकी बात मानते हैं। तो यही तो आज की सोसाइटी है, जो आज की सोसाइटी में पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी है। तो वो कहते हैं कि इस सोसाइटी में जो धर्म होगा वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटीज होगी, मानवता का धर्म होगा। यहाँ पर किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पर व्याख्याएं नहीं होंगी, यहाँ पे कार्य कारण के आधार पर व्याख्याएं होंगी, यहाँ पर व्याख्याएं ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर होंगी, यहाँ पर व्याख्याएं इंडिविजुअल जो आपका वैल्यूज है उससे परे होंगी। तो ये सब पॉजिटिविस्ट सोसाइटी में क्या है, ये प्रत्यक्षवादी समाज में ही संभव है ये सब। आगे को अपने थॉट में अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि समाज को हमें 3 भागों में विभाजित करके देखना चाहिए। एक तो मिलिटेंट्स, वो समाज को यहाँ पे हम सीधी भाषा में कहें, सिंपल में, अगस्त कॉम्टे समाज को 3 भागों में बांटते हैं। कहते हैं एक सैनिक समाज है, एक मिलिट्री सोसाइटी है, एक लीगल सोसाइटी है और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दोस्तों, हमने आपको आज पूरा अगस्त कॉम्टे पढ़ाने की कोशिश की है और हर एक उनके कॉन्सेप्ट पे आपको पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो क्या बोलते हैं सोसाइटी के बारे में, उनका व्यू क्या है सोसाइटी के बारे में, उनके थॉट क्या थे, उनकी बुक्स क्या है। इन सब के बाद यदि आपको फिर भी अगस्त कॉम्टे में कोई डाउट रहता है, मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त कॉम्टे के अभी तक जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं वो आपको सॉल्व करवा दें। और बहुत जल्द मैं आपको दुर्खीम पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमें सिलेबस पे आना है। लेकिन अगस्त कॉम्टे के बाद एक जो मैन थिंकर्स हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेंसर। तो 1 आध दिन में मैं स्पेंसर पढ़ाने के बाद आपको दुर्खीम पढ़ाएंगे और दुर्खीम से हम फिर सीधा स्टार्ट लाएंगे और जो हमारे सिलेबस है हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेंगे, क्योंकि अगस्त कॉम्टे और स्पेंसर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जो ये फादर है हमारे समाज शास्त्र के, तो इसलिए हम बिना इनको पढ़े आगे नहीं चल सकते हैं और इनको समझ, इनके थॉट के समझ के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।